गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। तो कल जो है प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग का होने वाला है एग्ज़ाम। एएनएम फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्ज़ाम है। तो कल के लिए ये यहाँ पे दिया गया है आप लोग के लिए रामबाण क्वेश्चन। जल्दी से देख लीजिए आप लोग और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन को आप देख पाओ और क्वेश्चन आए आपके एग्ज़ाम में तो अच्छे से लिख पाओ। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने जितना क्वेश्चन पढ़ाया था सारा जो प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग का अभी फ़िलहाल हुआ है एग्ज़ाम, उसमें जो है एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा छपा हुआ मिलेगा आपको और सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिला था। तो यहाँ पे टोटल आज हम लोग करेंगे 10 प्रश्नों का महासंग्राम, जिसमें होगा शॉक, कालाजार, कोल्ड चैन, टाइप्स ऑफ फीवर, संक्रामक रोग, इंजेक्शन सेफ्टी, इम्यूनिटी, आइसोलेशन और यौन संक्रामित रोग। तो ये सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। और अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए सब लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि शॉक क्या है, यानी कि आघात क्या होता है। तो आघात का सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा दिया गया है कि शॉक एक जीवन के लिए खतरनाक स्थिति है जिसमें शरीर के ऊतकों यानी कि टिश्यू को पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं मिल पाता है, जिससे अंगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर हमारे शरीर का टिश्यू को पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं मिलेगा तो ऑलरेडी अंग को जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और शॉक हो जाएंगे। तो उसका प्रकार हम लोग देखेंगे। अब शॉक का परिभाषा यहाँ हो गया। अब शॉक का प्रकार देखते हैं। शॉक का पहला प्रकार है हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है कि अत्यधिक रक्तस्राव होता है, यानी कि बहुत ब्लीडिंग होता है और डिहाइड्रेशन के कारण भी शॉक हो जाता है। डिहाइड्रेशन के कारण शॉक हो जाता है, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण शॉक हो जाता है, उसको कहेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा यहाँ पे इसका प्रकार है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या है कि हृदय की विफलता के कारण यानी कि हार्ट फेल्योर के कारण कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है। नेक्स्ट है सेप्टिक शॉक क्या होता है कि पूरे शरीर में गंभीर संक्रमण फैलने से जो है सेप्टिक शॉक हो जाता है। अब शॉक के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं शॉक के। तो शॉक के सिम्टम्स हो जाएगा चेहरे का पीला पड़ना, ठंडी और चिपचिपी त्वचा हो जाएगा, तेज लेकिन कमज़ोर नाड़ी हो जाएगा, निम्न रक्तस्राव और सांस लेने में कठिनाई होगा। सांस लेने में भी कठिनाई होता है इसमें। तो हम लोग इसका नर्सिंग प्रबंधन कैसे करेंगे, यानी कि नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे शॉक का नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे कि रोगी को तुरंत ट्रेंडलेनबर्ग स्थिति क्या होता है कि पैर को ऊपर उठा कर लेटाएं, यानी कि लिटा देंगे पेशेंट को और पैर को ऊपर उठा देंगे, उसको क्या कहेंगे ट्रेंडलेनबर्ग स्थिति। ठीक है, उसके बाद वायु मार्ग एयरवे को साफ रखेंगे, ऑक्सीजन देंगे और डॉक्टर के निर्देशानुसार आईवी फ्लूइड और दवाएं शुरू कर देंगे। यही है नर्सिंग प्रबंधन। तो हम लोग ने शॉक का परिभाषा देखा, टाइप्स देखा, लक्षण देखा और नर्सिंग प्रबंधन देखा। इतना लिख देंगे तो आराम से आपको मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है काला आजार किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा दिया गया है काला आजार का इसका कि यह एक प्रोटोजोअल रोग है। काला आजार क्या है, प्रोटोजोआ रोग है जो कि लीशमैनिया डोनोवानी नामक परजीवी से होता है। काला आजार किस परजीवी से होता है, तो लीशमैनिया डोनोवानी नामक परजीवी से होता है और यह एक प्रोटोजोअल रोग है। यह मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में सैंड फ्लाई बालू मक्खी के माध्यम से फैलता है। काला आजार कैसे फैलता है, तो सैंड फ्लाई बालू मक्खी के माध्यम से फैलता है। एक बार और देख लीजिए कि यह एक प्रोटोजोअल रोग है जो कि लीशमैनिया डोनोवानी नामक परजीवी से होता है। यह मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में सैंड फ्लाई बालू मक्खी के माध्यम से फैलता है। अब लक्षण क्या है काला आजार का, तो यहाँ पे लक्षण दिया गया है काला आजार का कि रुक रुक कर आने वाला बुखार जो कि हफ्तों तक रहता है। रुक रुक के बुखार आएगा लेकिन हफ्तों तक रहेगा। ये किसका लक्षण है, तो काला आजार का लक्षण है। और लक्षण है कि वजन में भारी कमी हो जाएगा।
जैसे 67 केजी के थे तो यहाँ पे भारी कमी कैसे आ जाएगा, 50 केजी का हो जाएगा डायरेक्ट, 40 केजी का हो जाएगा, 45 केजी का हो जाएगा। तो इस तरीके से वज़न में कमी आएगा। नेक्स्ट है भूख न लगना, यानी कि एनोरेक्सिया का शिकार हो जाएगा। भूख न लगना का आप लोग टर्म में कैसे लिखोगे, एनोरेक्सिया। और लीवर व प्लीहा का बढ़ जाना, लीवर बढ़ जाएगा, प्लीहा बढ़ जाएगा। त्वचा का रंग जो है गहरा या काला पड़ना इसका प्रमुख लक्षण है। काला आजार का सबसे प्रमुख लक्षण की बात करें तो त्वचा का रंग जो है गहरा या काला पड़ जाएगा, यही है इसका प्रमुख लक्षण। अब रोकथाम और उपचार कैसे करेंगे काला आजार का, तो रोगी को पूर्ण आराम और उच्च प्रोटीन आहार की आवश्यकता होती है। तो रोगी को पूर्ण आराम की स्थिति में छोड़ देंगे और उच्च प्रोटीन रिच डाइट देंगे। उसके बाद यहाँ पे है कि घर में कीटनाशक यानी कि डीडीटी पाउडर का छिड़काव करें, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें और पूरी बाजू के कपड़े पहने ताकि आप सैंड फ्लाई से बच सको और कालाजार बीमारी से आप बच सको। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कोल्ड चेन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया है, कोल्ड चेन, ठीक है। तो यहाँ पे कोल्ड चेन का हम लोग सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। कोल्ड चेन का परिभाषा है कि टीकों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए उन्हें निर्माण स्थल से लेकर के, यानी कि जहाँ से बनता है वहाँ से लेकर के बच्चे तक पहुँचने तक एक निर्धारित ठंडे तापमान पर रखने की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कोल्ड चेन कहलाएगा। यानी कि टीका की गुणवत्ता प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए उसको जहाँ से बनाया जाता है, यानी कि निर्माण स्थल से लेकर बच्चे तक जो पहुँचता है निर्धारित ठंडे तापमान पर, उसकी पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं कोल्ड चेन। और कोल्ड चेन का महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होता है तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोल्ड चेन का जो है तापमान अधिकांश टीकों के +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखा जाता है। जैसे कि पोलियो का, खसरा का, ये सभी का वैक्सीन जो है +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखा जाता है। कौन कौन सा वो होता है, पोलियो और खसरा। उपकरण क्या है, रखने का उपकरण क्या है ये कोल्ड चेन में, तो जिला स्तर पर वॉक इन कूलर्स, पीएचसी जिला स्तर पे क्या है, वॉक इन कूलर्स याद रखिएगा। पीएचसी स्तर पर क्या है, आईएलआर का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। और टीकाकरण सत्र के लिए वैक्सीन कैरियर का उपयोग होता है। आप लोग गांव-गांव में देखे होंगे कि एएनएम आशा कार्यकर्ता जो है एक वैक्सीन कैरियर लेकर के, एक डब्बा देखते होंगे आप लोग, डब्बा में लेकर के जाती हैं पोलियो का दवा पिलाने। तो उस डब्बा में क्या होता है, उस डब्बा में पोलियो, खसरा का जो है वैक्सीन होता है, उस डब्बा को बोलते हैं वैक्सीन कैरियर। उस डब्बा को क्या बोलते हैं, वैक्सीन कैरियर। वही आप पीएचसी केंद्र पर जाएंगे तो वहाँ पे होगा आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, और जिला स्तर पर जाएंगे तो वॉक इन कूलर्स रखा होता है। समझ में आ गया सबको। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि कोल्ड चेन में नर्सिंग जिम्मेवारी क्या होती है, यानी कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कोल्ड चेन में। तो इसमें है कि वैक्सीन को निकालते समय ढक्कन कम समय के लिए खोलना होता है और कोल्ड चेन मॉनिटर की जांच अवश्य करना होता है। कोल्ड चेन मॉनिटर को ही वीवीएम करते हैं। वीवीएम का फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग, तो वीवीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एब्रिविएशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फीवर। ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था कि बुखार क्या है, बुखार के प्रकार क्या होता है, बुखार के साइन एंड सिम्टम क्या होता है, उसका उपचार क्या होता है। ये क्वेश्चन अभी जो हुआ है एग्ज़ाम उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है बुखार के प्रकार, देख लीजिए आप लोग एक बार। तो यहाँ पे है इसका परिभाषा कि शरीर के सामान्य तापमान, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक हो गया, यानी कि 97, 98, 99, 100, 101, 102, अगर उससे ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बुखार कहेंगे। बुखार को एक टर्म में क्या कहते हैं, पायरेक्सिया। बुखार का टर्म क्या है, टर्मिनोलॉजी में कैसे बोलेंगे,
पायरेक्सिया। तो शरीर का सामान्य ताप से अधिक वृद्धि को क्या कहते हैं? बुखार कहते हैं। बुखार का प्रकार कितना होता है पूछा गया, यहाँ तक लिख दिया गया था कि बुखार का 10 प्रकार का वर्णन करें। तो आपको देखना है कि इस यहाँ पे प्रकार दिया हुआ है कौन कौन सा प्रकार होता है। तो पहला है कंटिन्यूस फीवर। पहला क्या है? कंटिन्यूस फीवर। कंटिन्यूस फीवर में होता है कि तापमान पूरे दिन बढ़ा रहता है, ठीक है। कंटिन्यूस यानी कि पूरे दिन बढ़ा रहेगा आपका तापमान, और इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर नहीं आता है। जैसे कि टाइफाइड में 1 डिग्री से भी अधिक का अंतर नहीं आएगा, लेकिन पूरे दिन बुखार रहेगा। इसको क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूस फीवर। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट फीवर। नेक्स्ट क्या है? इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर में क्या होता है कि इसमें बुखार दिन के कुछ घंटों के लिए आता है, बाकी सामान नॉर्मल रहता है। जैसे कि मलेरिया के रोगी को देखिएगा कि बुखार जो है दिन के कुछ घंटे के लिए आएगा, लेकिन आएगा, ठीक है, और बाकी समय पेशेंट नॉर्मल है। उस स्थिति में क्या है? मलेरिया है। नेक्स्ट देखेंगे रेमिटेंट फीवर। नेक्स्ट क्या है? रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर में होता है कि इसमें तापमान जो होता है ना 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक घटता बढ़ता है। 2 डिग्री से अधिक जाएगा फिर घटेगा, लेकिन कभी भी सामान्य नहीं रहेगा। सामान्य कभी भी नहीं आएगा, हमेशा 2 डिग्री ऊपर 2 डिग्री नीचे ऐसे होते रहेगा रेमिटेंट फीवर में, ठीक है। नेक्स्ट है क्रीसिस फीवर में देखिए क्या होता है। क्रीसिस फीवर में होता है कि अचानक तापमान सामान्य हो जाएगा, अचानक पेशेंट जो हो जाएगा एकदम नॉर्मल हो जाएगा, जिसके साथ रोगी की स्थिति जो है सुधरती है। यानी क्रीसिस में क्या होता है कि मतलब जो पेशेंट होता है ना उसका बुखार जो होता है ना उसमें उसका स्थिति सुधरता है, ठीक होता है। अचानक तापमान जो होता है नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रामक रोग और बीमारी। तो सबसे पहले हम लोग संक्रामक रोग और बीमारी का परिभाषा देखेंगे। तो इसका परिभाषा है कि रोग शरीर की वह असामान्य यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें अंग ठीक से कार्य नहीं करते हैं। जब यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे में रोगाणुओं में जैसे क्या क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया, वायरस, इस सब के द्वारा फैलता है, तो इसको क्या कहेंगे? संक्रामक रोग। संक्रामक रोग किसे कहेंगे? तो रोग शरीर की वह असामान्य स्थिति है जिसमें अंग ठीक से कार्य नहीं करते। जब यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे में रोगाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस के माध्यम से फैलता है तो इसको संक्रामक रोग, इंग्लिश में कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। फैलने का मार्ग क्या क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है संक्रामक रोग का? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है संक्रामक रोग का हवा द्वारा। पहले क्या होता है? हवा द्वारा, जैसे खांसने या छींकने से, जैसे टीबी और खांसरा। जैसे खांसने से क्या होता है? ड्रॉप मुंह से बाहर आता है और दूसरा व्यक्ति उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। छींकने से ड्रॉप जाता है दूसरे व्यक्ति के पास और बैक्टीरिया, वायरस के माध्यम से उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है बैक्टीरिया, वायरस, और आदमी जो है संक्रमित हो जाता है। और कौन कौन सा बीमारी में ज़्यादा होता है? ये टीबी में हो जाएगा, खसरा में हो जाएगा, ये सब क्या है? संक्रामक रोग है। अब देखते हैं दूसरा, यहाँ पे है दूषित भोजन, यानी कि दूषित भोजन करने से भी संक्रामक रोग होता है। जैसे कि देखिए मक्खियों या अस्वच्छता से, जैसे हैजा, दस्त, मक्खी और अस्वच्छता से हो जाएगा हैजा और दस्त। ये सब जो है दूषित भोजन और दूषित जल के ग्रहण करने से होता है। नेक्स्ट है संपर्क, यानी कि सीधे छूने या वस्तुओं के माध्यम से, जैसे खुजली, चेचक। अब देखिए जैसे खुजली किसी को हो गया, एक हाथ से इसे खुजला लिया, फिर दूसरे आदमी को इसे छू दिया, तो उससे क्या होगा? डायरेक्ट उसको छू दिया, उससे क्या हो गया कि उसका जो बैक्टीरिया उसके नाखून में डायरेक्ट उसके शरीर में प्रवेश कर गया, उसको भी खुजली हो गया। चेचक में क्या होता है? एक व्यक्ति को चेचक होता है, वो व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को छू रहा है, उसका जूठा खाना कोई और खा रहा है तो उसको भी चेचक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कि संपर्क से होने वाला जो बीमारी हो जाता है कम्युनिकेबल डिजीज कहलाता है। एग्जाम्पल खुजली, चेचक। समझ में आ गया? नेक्स्ट है बचाव कैसे करेंगे इसका? बचाव कैसे करेंगे संक्रामक रोग का? तो हमेशा क्या करना है? स्वच्छता बनाए रखना है, हाथ धोना है, हैंड वॉशिंग का आप लोग 7 स्टेप याद कर लीजिएगा। हैंड वॉशिंग का 7 स्टेप, नहीं तो मैं बता देती हूँ इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कि हैंड वॉशिंग का स्टेप याद करा देती हूँ, क्योंकि ये जो है ना आपको प्रैक्टिकल में भी पूछेगा, भाभा में भी हो सकता है एग्जामों में पूछ दे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा।
उसके बाद आइसोलेशन और समय पर टीकाकरण। अगर समय पर टीकाकरण करवाइएगा तो संक्रामक रोग होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। आइसोलेट करके रखना है, जो भी व्यक्ति संक्रमित है कम्युनिकेबल डिजीज से उसको आइसोलेट करके रखना है, हाथ धो करके रखना है, स्वच्छता बनाए रखना है। समझ में आ गया सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्शन सेफ्टी। इंजेक्शन सेफ्टी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका परिभाषा दिया हुआ है कि इंजेक्शन देने की वह प्रक्रिया जो रोगी, स्वास्थ्यकर्मी और समुदाय के लिए सुरक्षित हो। इंजेक्शन देने की वह प्रक्रिया जो रोगी, स्वास्थ्यकर्मी और समुदाय के लिए सुरक्षित हो उसे इंजेक्शन सेफ्टी कहते हैं। इंजेक्शन सेफ्टी के 7 रूल्स होते हैं, 7 राइट्स हैं। इंजेक्शन सेफ्टी के कितने राइट हैं? 7 राइट्स हैं। अब कौन कौन से राइट हैं देखिए आप लोग यहाँ पे पहला क्या है? सही पेशेंट, सही दवा, सही खुराक, सही मार्ग, सही समय, सही प्रलेखन और सही सलाह। पहला क्या है? सही रोगी, दूसरा है सही दवा, तीसरा है सही खुराक, चौथा है सही मार्ग, पांचवा है सही समय, छठा है सही प्रलेखन और सातवां है सही सलाह। समझ में आ गया सबको। अगर सही पेशेंट रहेगा उसको सही दवा देना है, सही दवा दे करके उसको सही तरीके का खुराक बताना है। ये नहीं कि बोले 2 ड्रॉप पी लिया 3 ड्रॉप, उससे क्या होगा कि सही नहीं होगा बीमारी। उसके बाद सही मार्ग बताना है, किस मार्ग से लेना है, इंजेक्शन रूट से लेना है कि ओरल लेना है कि टैबलेट से लेना है, कैसे लेना है वो बताना है। सही समय जैसे कि शाम में लेना है, सुबह में लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, खाना खाने के पहले लेना है, ये सारा चीज़ बताना है, ठीक है। और सही तरीके से एडवाइस देना है, सही प्रलेखन देना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे उपकरण में क्या क्या होता है इसका। इंजेक्शन सेफ्टी का जो उपकरण है उस उपकरण का क्या क्या यूज होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि हमेशा ऑटो डिजेबल यानी कि एडी का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा ऑटो डिजेबल। हमेशा ऑटो डिजेबल सिरिंज का उपयोग करना है। नेक्स्ट है एक बार उपयोग की गई सुई को कभी दोबारा नहीं छूना है। क्यों? क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि सुई को हब कटर से काटना है। आप लोग देखे होंगे हॉस्पिटल में हब कटर, उससे नीडल भी बहुत लोग काटते होंगे फटाफट। बहुत लोग काटते काटते अपना भी हाथ काटे होंगे उसमें, क्योंकि थोड़ा टाइट होता है। तो सुई को हब कटर से काटें। पंचर प्रूफ सफ़ेद डिब्बे में डालना है। किस डिब्बे में डालना है? सफ़ेद डिब्बे में। कभी भी सुई पर दोबारा कैप ना लगाएं। कभी भी सुई पर क्या करना है? दोबारा रिकैपिंग नहीं करना है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता का परिभाषा क्या होता है, प्रकार क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे है परिभाषा सबसे पहले कि हमारे शरीर की वह शक्ति जो हानिकारक कीटाणुओं और संक्रमणों से लड़कर हमें बीमार होने से बचाती है उसको क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। जो हमारे शरीर की शक्ति मतलब हमारे शरीर का वह शक्ति होता है ना जो हानिकारक यानी कि हार्मफुल कीटाणु और संक्रमण से लड़कर हमें बीमार होने से बचाती है। अभी इसका टाइप्स क्या होता है? इम्यूनिटी का टाइप्स क्या होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी? तो यहाँ पे पहला टाइप्स है इन्नेट इम्यूनिटी। पहला क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक भी, ठीक है, प्राकृतिक इम्यूनिटी भी। तो प्राकृतिक इम्यूनिटी में क्या होता है कि यह हमें जन्म से मिलती है, जैसे कि त्वचा, लार। हमको त्वचा मिली है ना जिससे हम बहुत सारा चीज़ से जो है चोट लगने से बच सकते हैं। जैसे कहीं गिरते हैं तो हमारे मांस हड्डी जो है बचाते हैं चोट लगने से। अगर बहुत गंभीर चोट आती है तभी जा कर के हड्डी टूटती है, ठीक है। कम सम चोट आता है तो ऊपरे में त्वचा पर हल्का फल्का घाव हुआ, ठीक हो गया। तो प्राकृतिक हमको मिला है त्वचा, हमको नहीं मतलब हम सबको मिला है त्वचा मिला है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का लार मिला है। ये सब क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी है। इन्नेट इम्यूनिटी प्राकृतिक इम्यूनिटी। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये है अर्जित किया जाता है, यह जीवन के विकास के दौरान जो है विकसित होता है। उसके बाद है एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है कि जब शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है। जब खुद शरीर एंटीबॉडी बनाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता क्रिएट होगा। जैसे वैक्सीन लगने के बाद, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाता है,
तो वही उसी टाइम जो है शरीर जो है खुद एंटीबॉडी का निर्माण करने लगता है। उसके बाद है पैसिव, उसके बाद क्या है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जब बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है, जब बाहर से एकदम बनी बनाई एंटीबॉडी मिलेगा, जैसे क्या माँ का दूध, कोलेस्ट्रम, जो भी बच्चे माँ का दूध या कोलेस्ट्रम पिए होंगे उनको जो है बनी बनाई एंटीबॉडी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोलेशन। आइसोलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं समझ लीजिएगा आप लोग, विलगन। आइसोलेशन को क्या बोलते हैं, विलगन। हिंदी भी समझना बहुत ज़रूरी है, अगर इंग्लिश सीधे हिंदी में क्वेश्चन दे दिया तो इंग्लिश समझना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो दोनों लैंग्वेज में दिया जाता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा, आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए आइसोलेशन का यहाँ पे परिभाषा देखते हैं। आइसोलेशन का परिभाषा है कि संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति को अन्य स्वस्थ व्यक्तियों और रोगियों से अलग रखना ताकि बीमारी के प्रसार को रोका जा सके, उसी को क्या बोलते हैं आइसोलेशन। ये जैसे कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है, संक्रमित रोग से पीड़ित है, उसको अन्य व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति और रोगी से अलग रखेंगे, दूसरे व्यक्ति से अलग रखेंगे, उसी को बोलेंगे आइसोलेशन, ताकि अन्य लोग जो है बीमार होने से बच सके। अब आइसोलेशन की स्थिति में किस प्रकार से आइसोलेशन का कितना प्रकार और देखभाल कैसे किया जाता है, तो आइसोलेशन का पहला प्रकार है रिस्पायरेटरी आइसोलेशन। पहला प्रकार क्या है, रिस्पायरेटरी आइसोलेशन। इसमें रिस्पायरेटरी आइसोलेशन में होता है कि मास्क का प्रयोग किया जाता है और हवादार कमरा रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। नेक्स्ट क्या है, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। कॉन्टैक्ट आइसोलेशन में होता है कि दस्ताने और गाउन का उपयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं हॉस्पिटल में, जैसे भी कोई संक्रमित व्यक्ति आता है, टीबी का या खसरा का पेशेंट आया, तो डॉक्टर्स नर्स लोग क्या करते हैं, गाउन पहन के इलाज करते हैं, मास्क लगा के इलाज करते हैं। उसके बाद दस्ताना है जिसको ग्लव्स बोलते हैं, ग्लव्स पहन के उसका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि डॉक्टर और नर्स जो है उससे इन्फेक्टेड ना हो, तो उसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। नेक्स्ट है कि नर्स की जिम्मेवारी क्या होती है। आप तो नर्स हो, एएनएम जो भी किए एएनएम जीएनएम, तो वो लोग नर्स हैं, तो उनकी जिम्मेवारी क्या होती है ये तो आप लोग को एकदम पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि एक नर्स की क्या भूमिका होती है और रोल ऑफ नर्स। तो रोगी के कमरे में प्रवेश और निकास के समय कड़े नियम का पालन करना चाहिए, जैसे कि डिसइंफेक्शन करना और रोगी को मानसिक सहयोग देना। साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप लोग सुने हैं ना, वही साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, डिसइंफेक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यौन संचरित रोग, यानी कि यौन संचरित रोग क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है, प्रमुख रोग कौन कौन सा है। तो यौन संचरित रोग को एसटीडी भी बोलते हैं। डायरेक्ट आपको बोलेगा एसटीडी पर एक नोट्स लिखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो एसटीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। इसका परिभाषा पूछेगा तो आप लोग लिखिएगा कि वे संक्रमण जो मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंधों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उसे यौन संचरित रोग कहते हैं, ठीक है। वे संक्रमण जो मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे में फैलेगा, उसको बोलेंगे यौन संचरित रोग। प्रमुख रोग कौन कौन सा है एसटीडी का, तो प्रमुख रोग हो जाएगा सिफिलिस। प्रमुख रोग कौन सा हो जाएगा, सिफिलिस, गोनोरिया और एचआईवी और एड्स। एचआईवी और एड्स का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का तो पूछा गया था फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूछा जा चुका है फुल फॉर्म। एचआईवी का देख लीजिएगा आप लोग, एड्स का भी देख लीजिएगा, एसटीडीएस का भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लक्षण दिया गया है एसटीडी का, कि एसटीडी का लक्षण कौन कौन सा होता है। एसटीडी का लक्षण पूछा जाएगा तो आप लोग क्या लिखिएगा, तो एसटीडी का लक्षण में आप लोग लिखिएगा, लक्षण लिखिएगा, उसको आराम से ऐसे हेडलाइन बनाइएगा, ऐसे दीजिएगा, तब नीचे से लिखिएगा कि जननांगों में घाव हो जाना, खुजली हो जाना और सामान्य स्राव डिस्चार्ज और पेशाब के दौरान जलन होना, ये सब एसटीडी का लक्षण है। उसके बाद उसको हेल्थ एजुकेशन देना होता है। उसको हेल्थ एजुकेशन क्या देंगे, तो देंगे सुरक्षित संबंधों के लिए कंडोम का उपयोग करें,
लक्षणों को छिपाना नहीं है और साथी का भी साथ में ले जाकर के इलाज करवाना अनिवार्य है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन में यही देना है कि सुरक्षित संबंध के लिए सबसे पहले कंडोम का उपयोग करिए। लक्षण को बिल्कुल नहीं छिपाना है, जो भी लक्षण है जैसे जननांग में घाव हो गया, खुजली हो गया, असामान्य स्राव हो गया पेशाब के दौरान, ये सब अगर आपको लक्षण है जाके डॉक्टर से दिखवाइए और साथ में अपने साथी को भी लेकर के जाइए ताकि उसका भी इलाज हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग भी पूछा गया क्वेश्चन है इस बार, तो ये भी देख लीजिए आप लोग। इसका परिभाषा है फैमिली प्लानिंग का कि अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार बच्चों की संख्या और उनके जन्म के समय का निर्धारण करना ही फैमिली प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार बच्चों की संख्या को और उनके जन्म के समय निर्धारण करना, ये क्या है, परिवार नियोजन। ऐसा नहीं बताना है कि भगवान का देन है, भगवान का देन नहीं होता है। भगवान का देन तो ये होता है कि लड़का हुआ या लड़की हुआ, लेकिन फैमिली प्लानिंग में अपनी इच्छा से किया जाता है, अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार बच्चों की संख्या को करना होता है और जन्म का समय भी निर्धारण करना भी फैमिली प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग का मेथड्स कितने होते हैं, तो फैमिली प्लानिंग के मुख्य रूप से 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है अस्थायी विधियाँ, दूसरा होता है अस्थायी विधियाँ। तो पहला अस्थायी विधि में देखिए कौन कौन सा है। पहला है ना यहाँ पे अस्थायी विधियाँ, तो इसमें कौन कौन सा आता है, तो अस्थायी विधि में आता है बैरियर। बैरियर विधि में क्या करते हैं कि कंडोम पुरुष और महिला को लगाने के लिए दिया जाता है। दूसरा है हार्मोनल। हार्मोनल में हो जाएगा गोलियां। गोलियां में कौन कौन सा आता है, जैसे माला एन, छाया, ये सब तो हॉस्पिटल में मिलता ही है, माला एन, छाया। इंजेक्शन, अंतरा का इंजेक्शन सब लोग लगाए होंगे, याद रखिएगा। अंतरा का इंजेक्शन ये भी फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत आता है। माला एन, छाया, कंडोम, ये सब। IUCD, कॉपर टी। कॉपर टी का टाइप्स भाइबा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो कॉपर टी का एक टाइप्स है 380A, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। IUCD का फुल फॉर्म इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है अस्थाई विधियाँ। यहाँ क्या दिया गया है, अस्थाई विधियाँ कौन कौन सा होता है फैमिली प्लानिंग का, तो वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है, वैसेक्टोमी में जो होता है कि पुरुष का नसबंदी किया जाता है। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमिक तो देखे होंगे सब लोग हॉस्पिटल में कि महिलाओं की नसबंदी, यहाँ पे नलबंदी गलती से दिया हुआ है, नसबंदी हो जाएगा। ठीक है, नसबंदी, महिलाओं की नसबंदी की जाती है ट्यूबेक्टोमी में। वैसेक्टोमी में पुरुषों की नसबंदी, ये सब जो है अस्थाई विधियाँ हैं। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी जो है अस्थाई विधियाँ। लाभ क्या होता है अस्थाई विधि से, कि माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार आता है। छोटा परिवार सुखी परिवार, आप लोग ये नारा सुने होंगे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो लाभ इससे यही है अस्थाई विधिया फैमिली प्लानिंग से, कि छोटा परिवार सुखी परिवार रहता है। तो टोटल जो है 10 क्वेश्चन अभी हम लोग ने किया। 10 क्वेश्चन को आप लोग 2 बार 3 बार देख लीजिए और एग्ज़ाम में मस्त लिख कर के आइए। कल के लिए ऑल द बेस्ट। अभी आप लोग को एक बार 1 शूट रिवीजन करवाया जाएगा प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग का, तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा। शाम में आप लोग को 7 साढ़े 7 में अपलोड कर दिया जाएगा वो वीडियो। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और फिर से बोल रही हूँ दोस्तों को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डाला गया है चैनल के ये डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए। वहाँ पर भी आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वहाँ पे कल रात में टेस्ट करवाया जाएगा 8:30 में। ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा।